देखो कल पिछला क्लास में क्या बताए थे, अम्ल और भस्म के गुण बताए थे। अम्ल और भस्म के गुण के बारे में बता दिए थे। कितना गुण बताए थे? अम्ल और भस्म के 9 गुण बताए थे। कितना गुण बताए थे? 9 गुण बता दिए थे ना। 9 गुण में से 4-5 गुण तो पहले चर्चा कर दिए थे। कुछ गुण के बारे में मतलब एक बार बता देते हैं, अम्ल और भस्म के गुण। तो बताइए, अम्ल और भस्म के गुण में क्या बताए थे? उदासीनीकरण तक बता दिए थे। अम्ल और भस्म क्या करता है? अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखो अगला गुण कितना नंबर में? 7 नंबर में। 7 नंबर का गुण हमको बताना था, अम्ल और भस्म के गुण। अम्ल एवं भस्म के गुण। 7 नंबर में क्या है? धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है? धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है? अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। लवण एवं जल बनाता है। अब आपको पता है कि लवण और जल कैसे बनता है? जब धातु और अधातु अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज, ये तो अम्ल हो गया, लेकिन देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होना चाहिए? धातु के ऑक्साइड बोलिए क्या होता है? भास्मिक होता है। तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ भी तो अम्ले भस्म का अभिक्रिया हो रहा है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? याद रखना, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? भास्मिक होता है। समझ में आया? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है भास्मिक, उसके बाद अम्ल अभिक्रिया करेगा। एक उदाहरण बोल सकते हैं इसका? बोलिए धातु के ऑक्साइड, बोलिए कोई। कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है। एक अम्ल का नाम बोलिए। H2SO4। ठीक है, ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है। इसकी प्रकृति कैसा होगा? भास्मिक होगा ना। इसकी प्रकृति कैसा होगा? भास्मिक होगा। ये क्या है? अम्ल है। तो यहाँ पर कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया हो रहा है ना। तो क्या किसका निर्माण कर देगा? लवण और जल का। तो CuSO4 और ये लवण है, H2O क्या हो गया? जल है। तो लवण और जल का निर्माण किया, लवण और जल का निर्माण किया। इसमें कोई समस्या है यहाँ तक? उसके बाद क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड। अब की बार क्या हो जाएगा अगला गुण में? अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अब की बार भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। भस्म के साथ अभिक्रिया करके, धातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। लवण और जल का निर्माण करता है। ये 7 नंबर का जो गुण बताए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो धातु के ऑक्साइड है, ये इसकी प्रकृति कैसा होता है? भास्म। अब की बार देखिए अधातु के ऑक्साइड है। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, ये देखना टेस्ट एग्जाम से लेकर के मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा और 100% आएगा। ये टेस्ट एग्जाम से लेकर के मैट्रिक के एग्जाम तक में देखना, ये दोनों में से जरूर कोई ना कोई पूछ देगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होगा और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होगा और उसकी अभिक्रिया भस्म से होगा। तो यहाँ भी तो अम्ल और भस्म के साथ ही अभिक्रिया हो रहा है ना। तो अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। उसको ही ना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब लवण और जल का निर्माण होता है तो क्या कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है ना। एक तरीका से देखिए यहाँ पर अभी जितना 3 गुण बताए हैं, तीनों में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं? तो देखिए अधातु के ऑक्साइड बोलिए तो कोई कुछ उदाहरण लेकर के सब। CO2 ये क्या है? कार्बन है और उसमें ऑक्सीजन दे देते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? भस्म के साथ कराते हैं। भस्म का नाम बोलिए। क्या हो जाएगा? NaOH। ये क्या है? भस्म है। बताइए यहाँ पर किसका निर्माण होगा?
बोलिए लवण और जल का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए। लवण का नाम बोलो ना, कौन लवण का निर्माण होगा। सी है कहाँ पर गलत है, क्या होगा बोलो ना। हाँ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यही ना। तब क्या हो जाएगा CaCO3 CaCO3, ये क्या है, लवण है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O, जल हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अधातु के ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अधातु से अम्लीय, याद रह जाएगा ना। और जो बचेगा वो धातु के भास्मिक होगा। उसके बाद 10 नंबर में गुण बताए थे, अम्ल और भस्म जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, जल से अभिक्रिया करता है तो अधिक मात्रा में क्या देता है, उष्मा उत्पन्न करता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जब जल से होता है तो किसका कौन चीज उत्पन्न होता है, उष्मा होता है। जैसे सांद्र अम्ल को तनु कैसे करना है इसके बारे में बताए थे। सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल बीकर में जल लेकर के ऊपर से अम्ल को बूंद बूंद गिराना पड़ता है। अगर एक बार जल लीजिएगा, अम्ल लीजिएगा और उसको अभिक्रिया करा दीजिएगा तो आप ही जल जाइएगा, वहां पर विस्फोट हो जाएगा। जैसे बारूद विस्फोट होता है, बम बम फूटता है ना, वैसे हो जाएगा। अभिक्रिया चलिएगा कराने के लिए, आप ही का अभिक्रिया हो जाएगा वहां, ठीक है। तो इसीलिए आपको कैसे करना है, सांद्र अम्ल, अगर अम्ल गाढ़ा है तो उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। अम्ल की मात्रा ज्यादा है, सांद्र है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसको जो अगर तनु करना है तो क्या कीजिएगा, पहले जल भर लीजिएगा बर्तन में, पहले क्या भर लीजिएगा, जल भर लीजिएगा। उसके बाद सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा बूंद बूंद करके गिराना चाहिए, ठीक है। सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल की, मतलब जल में गिराना चाहिए बूंद बूंद करके, तब तनु होगा, पतला होगा ना। तो इस प्रकार कहा जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको जल से अभिक्रिया कराना ही नहीं चाहिए। समझ में आया, सल्फ्यूरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, इसको जल से अभिक्रिया नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपको सांद्र अम्ल दिया हुआ है, कहेगा इसको तनु करने के लिए, तो जल बीकर में जल ले करके ऊपर से बूंद बूंद करके अम्ल गिराना है। इन की बीकर में हम ले ऊपर से जल की बूंद बूंद गिराएंगे। ऊपर से जो गिराएंगे वो जल की बूंद नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए अम्ल की बूंद। समझ में आया। अब यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद परबल अम्ल और परबल भस्म देख लेते हैं। देखो अम्ल जो है, अम्ल ये परबल है, परबल का मतलब क्या हो गया, शक्तिशाली, और दुर्बल का मतलब कमजोर। अम्ल और भस्म के जो है ये परबल और दुर्बल, ये किससे पता चलता है बताइए। अम्ल के जो शक्ति का निर्धारण होता है किस पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर। अम्ल के शक्ति का निर्धारण, भस्म के शक्ति का निर्धारण हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा पर, यही ना। अब देखिए क्या देख लेते हैं, परबल अम्ल के बारे में देख लेते हैं। परबल अम्ल इसको कैसे बताइएगा, अगर परबल अम्ल के बारे में कहेगा बोलने के लिए तो कैसे बोलिएगा। वे अम्ल जिसका जलीय विलयन क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन आयन, या कह सकता अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, परबल अम्ल। उसको क्या कहते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा ना तो सीधा सीधी कहिएगा, जो जल में क्या करेगा, घुल करके अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, क्या हो जाएगा, परबल अम्ल। जैसे क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब क्या है, परबल अम्ल, ठीक है। उसके बाद दुर्बल अम्ल को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, दुर्बल अम्ल। बताइए दुर्बल अम्ल में उसका उल्टा कीजिए, एक याद कीजिए दूसरा फ्री में याद हो जाएगा ना। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन जो है कम मात्रा में देगा यहाँ पर ना, और यहाँ पर अंशतः आयनित होगा। वे अम्ल जो जल, जिसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्ल जो है ना जलीय विलयन में घुल करके अंशतः घुलेगा। यहाँ पर अंशतः घुलेगा, इसका मतलब पूरा पूरी नहीं घुलेगा। अंशतः घुलेगा तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। अंशतः घुलेगा तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। जब कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर की मजबूत। कमजोर को कहते हैं दुर्बल। कमजोर को क्या कहते हैं, बताइए दुर्बल अम्ल का नाम। नाइट्रिक अम्ल तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, CH3COOH। दूसरा बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3।
H2CO3 और क्या बोरिक अम्ल, इसका क्या होता है, क्या हो जाएगा H3BO3, ठीक है। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। इससे ये अभी 4 को बताते हैं, उसके बाद देखिए परबल भस्म बोलिए, परबल बताइए परबल भस्म क्या हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि जब अम्ल की मात्रा, अम्ल के शक्ति का पता हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करता है, तो भस्म की शक्ति का हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा पर निर्भर करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि आर्हेनियस क्या कहा था, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब भस्म के बारे में क्या कहा था, भस्म वे पदार्थ है जो अम्ल में जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करता है। तो वहां आर्हेनियस को लेंगे, आर्हेनियस कहा था कि हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में, तो भस्म की शक्ति का पता वहीं से चलता है कि जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा तो क्या हो जाएगा दुर्बल, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा तो क्या हो जाएगा परबल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहे, डायरेक्ट याद रखिएगा, अधिक मात्रा में OH प्रदान करता, OH- प्रदान करता है तो परबल भस्म कहलाएगा, कम मात्रा में OH- प्रदान करता है तो दुर्बल कहलाएगा। तो बताइए तो परबल अम्ल के बारे में बोलिए। हाँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, और बोलिए तो कोई लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है परबल अम्ल है। इसके बारे में हम परबल भस्म है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये तीव्रनाशक भस्म भी है, आपके शरीर पर पड़ जाएगा तो जला देगा वहां पर, ठीक है, जहां पर पड़ेगा ये NaOH KOH LiOH ये सब क्या कर देगा वहां पर शरीर को जला देता है, इतना मतलब परबल होता है, समझ में आया। इसी प्रकार दुर्बल भस्म क्या हो जाएगा दुर्बल भस्म। तो दुर्बल भस्म के बारे में तो अभी तो तुरंत बताए हैं, जल में घुल करके कम मात्रा में OH- प्रदान करता है तो उसको क्या कहते हैं दुर्बल भस्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैसे बोलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही ना फॉर्मूला बताइए, NH4OH, उसके बाद बताइए CaOH2, यही ना, उसके बाद बताइए MgOH2, ये सब क्या है दुर्बल भस्म है। ये सब क्या है, ये सब आप जैसे ये जो है ना MgOH2 किस में पाया जाता है, इनो में पाया जाता है। जैसे पेट जो कल बताए थे, पेट में जैसे गैस बन जाता है अम्ल के कारण, इस पेट में क्या हमारा आमाशय जो है ये कौन अम्ल स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा पेट में जैसे अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पेट दर्द करने लगेगा, तो वहां पर आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर देगा इनो, डॉक्टर क्या देगा इनो देगा। इनो में क्या रहता है याद रखिएगा, इनो में क्या रहता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रकृति कैसा होगा क्षारीय, पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो इसकी प्रकृति कैसा होगा, इसीलिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इनो पीते हैं तो शरीर में चल जाता है, उधर अम्ल रहता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तुरंत जाकर के रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन उदासीनीकरण, तुरंत जाकर के शरीर में उदासीन करके क्या कर देता है पेट दर्द क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, उदासीन कर देता है। और किसका निर्माण होता है लवण और जल का निर्माण होता है, समझ में आ गया। तब अगला pH स्केल के बारे में कल बताएंगे।